सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अभी हम जिस तरह से देख रहे थे, इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ जिनकी जानिब से जो जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त है उस पर ये हुक्म सुनाया गया कि इसराइल रफ़ा पर हमले ना करे और साथ ही साथ 13-2 से की अक्सरियत से फैसला हमारे सामने मौजूद है। अब हमले रोकने का कह दिया गया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, इस फैसले को हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गज़ा में भूख से लोग मर रहे हैं। ये भी आज की जो फैसला है उसमें ये कहा गया, साथ ही साथ ये कहा गया कि रफ़ा में 7 मई से शुरू इसराइली हमले ताहाल जारी हैं और इनको फौरी तौर पर अब बंद किया जाए। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ वज़ीर लगारी साहब से मौजूद हैं, इनके साथ साथ एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, अली आफ्ताब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से होंगे, हमाद रोहेला भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं आपके साथ लगारी साहब, जिस तरह से ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये जो अब फैसला सामने आया है, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो इसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी? इसराइल पे प्रेशर ज़ाहिर है एक क्रिएट हुआ है इस मामले के बाद। पहली बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अपनी बात कर चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपना नुक्ता नज़र दे चुके हैं। इंसानी ज़मीर की जहाँ तक बात है तो इंसानी ज़मीर यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, तमाम मुल्कों में, इस्लामी दुनिया में सब अपना अपना इजहार कर चुके हैं और बता चुके हैं कि इंसान क्या कह रहे हैं और जितने भी दुनिया भर के इंसान हैं वो इस अलमिया को किस नज़र से देखते हैं। आलमी बिरादरी का शोर शराबा भी आपके सामने और जिस तरह से वो इस पर मातम कुना है वो भी हमारे सामने है। आज आलमी अदालत इंसाफ ने भी एक फ़ैसला सुना दिया है, मगर क्या ये फ़ैसला उन मुर्दा ज़मीरों और मुर्दा जहनों के दरवाज़ों पर दस्तक देगा जहाँ पर वाशिंगटन से लेकर तल अबीब तक लोग अपने ज़मीर को सुलाकर और एक दहशत और दरिंदगी और वहशत और एक कातलाना मिजाज के साथ बैठे हुए हैं और जो सिर्फ ये सोचते हैं कि इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं है और उनके अपने मफादात की, बल्कि उससे भी ज़्यादा अपनी हठधर्मी की, अपनी ज़िद की, एक अक़लियती बेरहम सफाक कब्ज़ागीर रियासत की जो दहशत गर्दी है उसको कैसे सपोर्ट करना है और कैसे उसकी हिमायत करनी है, ये बहरहाल तमाम इंसानों के लिए सोचने की बात है, चाहे वो वाशिंगटन में हों, चाहे वो तल अबीब में हों या दुनिया के किसी खित्ते में हों। उन्हें बहरहाल ये सोचना होगा कि क्या इंसानियत का कत्ल इसी तरह से होता रहेगा और क्या फ़लस्तीनी इस अलमनाक रात को इसी तरह से गुजारेंगे या कभी इनकी सुबह भी तलू होगी। एहतशाम साहब, आपका भी क्विकली टेक, जिस तरह से ये कहा गया यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो वहाँ पर बुनियादी सहूलियत रफ़ा के थ्रू गज़ा तक पहुँचाई जा रही थी उन्हें भी अब तबाह किया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन आज के फैसले में भी डाली गई है। देखिए हम ना आज अगर इसको देखें, इजराइल और गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट को देखें आप, तो आज ये तीसरी बैक टू बैक जो है ना बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगरचे बेशरम है, उन्हें कोई ढीठ है, उनको कोई असर नहीं पड़ता। देखिए कल की बात देख लें, कल क्या हुआ कि अमेरिका में ये कहा जा रहा था कि जी नेतन्याहू को बुलाया जाए, इन्वाइट किया जाए, लेकिन इख्तलाफात वहाँ पर बहुत पैदा हो गए। अब क्योंकि अमेरिका कांग्रेस में सेनेट जो है उसमें मेजॉरिटी है इनकी अपना डेमोक्रेट्स की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है मेजॉरिटी इनकी रिपब्लिकन की है, तो वहाँ पे भी बहस हो रही है कि जी इतनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट हो रही है, हमारे मुल्क में जलसे जुलूस हो रहे हैं, 80% यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, पब्लिक ओपिनियन हमारे ख़िलाफ़ है, आने वाला इलेक्शन नवंबर में क्या होगा। तो एक वहाँ पे, और कल की आप देख लें, परसों की खबर है कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो तस्लीम करेंगे और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। देखिए ये आज जो हुआ, इससे पहले भी 2 दफ़ा आप देख लें लीड लिया है साउथ अफ्रीका ने, यानी यहाँ तक उसको तो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है नेतन्याहू। अब सवाल ये हम ना जिसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं लगारी साहब भी और आप भी उस पर बात कर रही हैं, सूरत हाल इस वक्त ये है कि कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं। अगरचे आप देख लें लंदन और यूरोप के ममालिक में इतने बड़े जलसे और जुलूस और रैलीज निकली हैं ये फ़लस्तीन के हक़ में, लेकिन अभी तक हम देखने ऐसा लग रहा है कि सारे अनमूव्ड हैं, अपने अपने सियासी इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकल रहे। अभी आप देख लें जब ये 3 मुल्कों की बात हुई है जिन्होंने तस्लीम करेंगे, तो सऊदी अरब ने अप्रिशिएट किया, बाकी ने अप्रिशिएट किया,
भाई अप्रिशिएट करने की बात नहीं, 57 ममालिक को कोई इस हवाले से अपना रोल प्ले करना चाहिए, अरब लीग को करना चाहिए, फिर और इस हवाले से जो करने की ज़रूरत है, ये बड़ा शदीद दबाव तो आ रहा है। अब देखते हैं कि उनके अंदर भी वज़ीर दिफा भी उनके खिलाफ हो गया, इजराइल का नेतन्याहू के खिलाफ। देखिए अब आगे चल के क्या होता है। हमाद, ये फैसला तो आ चुका जो हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में, लेकिन इसके बाद मैटर ये करता है कि जी अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी। पहले भी हम देखते रहे इस तरह के ताज़ा हवा के झोंके तो आते रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती रही, जिसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब सूरत हाल क्या बनेगी क्विकली? मुझे तो अनफॉर्चुनेटली यही लगता है कि सूरत हाल वैसी ही रहेगी। ये पहला फैसला नहीं है, आपने कहा है कि पहले भी इससे पहले हवा के झोंके आए हैं, 2 आए हैं, जनवरी में आया है, मार्च में आया है ऑर्डर, अभी भी एक दोबारा ऑर्डर आया है। इसकी अगर पस मंज़र में जाएं तो जो लास्ट ऑर्डर था उसमें कहा गया था कि आप मेक श्योर करें, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करें जहाँ पर औरतों, बच्चों और सिविलियंस की जानें ना जाएँ। इस पेश मंज़र इसको पेश नज़र रखते हुए रफ़ा गवर्नरेट एक जगह डेजिग्नेट की गई। वहाँ पर इन लोगों को, फ़लस्तीनियों को कहा गया कि आप अगर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर आप महफूज होंगे, यहाँ पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। मगर हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा बल्कि, कि वहाँ पर उनको पहले तो इकट्ठा करके उनसे तमाम फैसिलिटीज़ ऐसी छीन ली गई, जो नेसेसिटीज़ छीन ली गई, जहाँ पे एक इंसान का रहना मुहाल था, तो उनको मज़ीद अजियत में डाल दिया गया। और साथ ही साथ वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी करनी शुरू कर दी गई और अपनी यानी बात से मुकर गए। और हालात ऐसे पैदा हो गए कि उस इलाके में जो 3 मेन हॉस्पिटल हैं, एक को तो मुकम्मल तबाह कर दिया गया, एक जुज़वी तौर पर बहाल रहा, और जो तीसरा बच गया वो तमाम लोड लेने के काबिल नहीं रहा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का मुल्क सहरा लेके जा रहा है। होना तो चाहिए था, किसी मुसलमान मुल्क को आगे आना चाहिए था, लीड लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुसलमानों को एक जिस्म की मानंद होना है कि एक जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो सबको महसूस होना चाहिए। लेकिन सबके अपने अपने मुफादात हैं, सियासत है, शायद मजबूरियां भी हैं जिसके बायस वो सामने नहीं आ सके। और साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जो कि नस्ली तासुब का शिकार हो चुका है पहले, वो बेहतर तौर पर समझ सका, इस दर्द को जान सका और वो आगे आया। अब देखते हैं ये ऑर्डर आगे चलता है या नहीं चलता। यूएन के ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि ये 50 ईयर्स का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पहले भी ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी तक बातें ही लग रही हैं, अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। ठीक है अली, अभी जो रफ़ा पर हमले, क्योंकि रफ़ा के थ्रू जिस तरह से एड जा रही थी गज़ा के लिए, अब आप समझते हैं कि ये रफ़ा पर जो ऑपरेशन किया गया था, एटलीस्ट इजराइल वहाँ पर हमले करने से ऑपरेशन जो है उसको वहाँ पर थम जाएगा, रुक जाएगा इस फैसले के बाद, या सिलसिला वैसे जारी रहेगा? देखिए, वो तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए जहाँ पर हमारा ये ख्याल था कि थम जाना चाहिए और वो नहीं थमा, और अब उसकी बिना पर हम जब आगे देखते हैं, अब इस फैसले को भी हम देखते हैं, तो हमें यही लगता है कि अब भी शायद नहीं थमेगा, क्योंकि पहले नहीं थमा तो अब भी नहीं थमेगा। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस जो फ़ैसला आया है इसको अपनी एक स्मॉल विक्ट्री ना समझें, और अपनी से मुराद मेरी बेसिकली इंसानियत की है। सो जो भी लोग अपने आप को इंसान समझते हैं, इंसानों की तरह एक्ट करने पर यकीन रखते हैं, ये उनकी एक जीत है। दूसरी चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका जहाँ से ये फ़ैसला आया है वो तहसीन के मुस्तहिक हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जो हो रहा है ये हम फौरी तौर पर फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या होगा या नहीं होगा। इन एनी केस तारीख़ में ये रकम हो रहा है, और तारीख़ जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह इकॉनमी में मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है ना, इस तरह तारीख़ जो है वो इंसानियत जो इस तरह के वाक़यात होते हैं वो भी अपने आप को करेक्ट लाजमी करते हैं। सो मैं तो हम इस वक्त बहुत तकलीफ़ की हालत में हैं। जो गज़ा में हो रहा है, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वो तो ज़ाहिर है हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि वो किस तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं। लेकिन जो ये जुल्म ढा रहे हैं उनको इस वक्त खौफ ज़दा होने की ज़रूरत है कि एक दिन तारीख़ जो है वो उनसे बदला लेगी। बिल्कुल ठीक है, आपका भी इस हवाले से राय आ चुकी है। अल्लाह करे कि वहाँ पर मामलात जो हैं वो जानिब जाएँ, जो कि अभी तक तो हमने देखा कि दिन ब दिन वहाँ पे बेहतरी नहीं बल्कि बदतरी की जानिब जाते रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि हम उनकी सूरत हाल के हवाले से बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि हमारे मफादात इस तरह के हैं कि उस सिलसिले में अभी तक जो एक आलम इस्लाम को, मुस्लिम ममालिक को एक रोल निभाना चाहिए था, वो हम उस तरह से निभा नहीं सके। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला जो आज हम देखते रहे,
आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है और तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान इस बजट में कहा गया। लेकिन बजट के निकात पर बहस करने से अहम पहलू ये है कि एक सूबाई हुकूमत ने वफाक से कबल ही अपना बजट पेश कर दिया है। इस पर हम तनकीद भी देख रहे हैं, वफाकी वज़रा भी सामने आ रहे हैं। आमतौर पर वफाकी हुकूमत के बजट पेश किए जाने के बाद ही सूबाई हुकूमतें अपने अपने बजट पेश करती हैं, जिसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वफाक सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से का एक माली पैकेज देता है। वैसे तो आइन की रूह से किसी सूबे के वफाक से पहले बजट पेश करने में कोई कदगन नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ही कह रहे हैं कि सबसे पहले बजट पेश करने का मकसद अवाम को रिलीफ की जल्द फराहमी और तरक्याती कामों के लिए वसाइल का हुसूल है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आज वो आए, उन्होंने केपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत वफाक से पहले ही बजट दे दे। ये वफाक के बजट का भी खुद तखमीना लगा लेंगे और इनकी रेड लाइन एक शख्सियत थी, हमारी SIFC है। फिर साथ ये मामला भी आज नज़र में आया कि SIFC के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इनवाइट नहीं किया गया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि SIFC में हमारे सूबे को नहीं बुलाया, उनकी मर्ज़ी, ये इसी तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं, इनके रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं, एक तो क्या ये बजट जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से पहले पेश कर दिया, इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, और जो वफाकी वज़रा उनकी जानिब से तनकीद की जा रही है, क्या उनकी तनकीद दुरुस्त है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई कदगन नहीं है अगर देखा जाए आइन की रूह से। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आते हैं। दो चीज़ें हमारे सामने हैं, बजट का पहले पेश कर देना, उसके बाद फिर तनकीद और उसका जवाब, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ना जिस तरह आप कह रही हैं, और वाकई पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि मरकज़ी बजट से पहले किसी सूबे ने अपना बजट पेश कर दिया हो। आज मेरी इस हवाले से एक अहम शख्सियत से बात हुई, मैंने KP में कॉल करके पूछा तो उन्होंने पहला लफ्ज़ किया, कहते हैं भाई मैं बैठा हूँ पार्लियामेंट में, असम्बली में इजलास शुरू नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। सीधा लफ्ज़ कहा उन्होंने, कहा कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है, वरना सबको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि KP में पहले ही इतने शदीद दबाव में है कि फ़ंड्स पहले रिलीज़ नहीं किए गए, अब तो बजट आने वाला है। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली होता यह है कि जब आप बजट पेश करते, बल्कि बजट से पहले हम ना इकनॉमिक सर्वे आता है, वहाँ पे 10 माह की डिटेल्स मौजूदा माली साल की आती हैं कि किस शोबे में क्या हुआ, तरक्की की सतह क्या रही। उसके बाद से फिर आप देखते हैं बजट आता है, उसके बाद फिर बजट आने के बाद NFC और फिर फेडरल डिविजिबल पूल से पैसा जो है ना ट्रांसफ़र होता है सूबों को। उसकी रोशनी में सूबे जो है ना अपना बजट बनाते हैं और फिर पैसा ज़्यादा लेना हो कम लेना हो, इसके लिए फिर मुसलसल मीटिंग होती है फेडरल गवर्नमेंट से। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, इसलिए उस बंदे ने मुझे कहा कि जी पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो अभी पाइपलाइन में, अब ऐलान कर दिया है कि जी आपका 1653 अरब रुपये का बजट होगा, 100 बिलियन रुपीज़ का सरप्लस होगा, 108 बिलियन आपको मिलेगा मरकज़ी हुकूमत से। भाई आपने ये टैक्सेशन तो कर दी हैं, ये प्रोजेक्शन तो कर दिए, लेकिन मीटिंग हुई नहीं है, चीज़ें तय नहीं हुई। अभी आप देख लें, इस हवाले से पहले से कहा जा रहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, IMF के साथ मामला जब तक तय नहीं होते वो पैसे वायदे वो यही कह रहे हैं कि जी जुलाई में हम आपसे अगले बजट के लिए अगले क्या कहते हैं पैकेज के लिए बात करेंगे। इन द मीन टाइम उनकी बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत है, तो हुकूमत तो फंसी बैठी है, पैसा है कोई नहीं है। जो शॉर्टफॉल आ रहा है रेवेन्यू का 600 से 800 रुपये का, वो पूरा नहीं हो रहा। फिर अगला बजट जिस तरीके से 1600 अरब यानी 16 ट्रिलियन का बनाना है, उसके लिए पैसे नहीं है। आधा बजट जो है ना वो बजट खसारा है, 8.5% जो है ना वो बजट खसारा है, तो वो कैसे चीज़ें पूरी होंगी। तो सवाल ये कि इस स्टेज पे KP की हुकूमत क्या करना चाहती है। भाई आप तसादम की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास जो वसाइल हैं, फर्ज करें ये जो गाजी बरोथा है वहाँ से पानी भी और बिजली भी आती, क्या बंद कर देंगे आप सूबों को देने के लिए, मरकज़ को देने के लिए? कर्क से जो आप वहाँ पे गैस पैदा होती है उसको आप रोक लेंगे? मेरा ख्याल है सिर्फ ज़िद है और ये बताने की कोशिश है कि जी हम जो कर सकते हैं, आप भले हमें पैसे ना दें, हम अपने तौर पे पैसा जनरेट कर लेंगे। तनख्वाहें बढ़ा दिए, चलें अच्छी बात है, अब वो तो जब होगा तो होगा। एक और बात है, SIFC की जो अपेक्स कमेटी की मीटिंग है हम ना, वो आज उसकी कंट्रडिक्शन आ गई है। अंग्रेज़ी के बड़े अखबार में कोट करके बताया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई मीटिंग कॉल ही नहीं की। प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले ये कह रहे हैं कि कल जो रखी गई थी कि ना उसका कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं। ये कैसे इन्होंने प्रज्यूम कर लिया PTI ने कि हमें मीटिंग में नहीं बुलाया? लेकिन जवाब तो दिया इससे पहले जब भी गए 2-3 मीटिंग। इस पे तो एहतशाम साहब जवाब, जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा है अता तारड़ साहब से कि भाई आपने इनवाइट नहीं किया उनको, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो गैर संजीदा सी शख्सियत हैं, ये एक संजीदा किस्म की मीटिंग होने जा रही है, उनमें उनको क्यों इनवाइट किया जाए। सो उन्होंने ये अच्छा चलें एग्जैक्टली चलें, ये अता तारड़ ने कह दिया। मैं आज की जो रिपोर्ट
अखबार की बता रहा था उसमें, तो उन्होंने कहा था नहीं। अब देखिए अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि भाई आप इस हवाले से तो कुछ थोड़ा बैठ के बात करेंगे ना, थोड़ा बैठ के आप बात करेंगे तो आपको वसाइल भी मिलेंगे, अदरवाइज तो फिर ये कन्फ्रंटेशन कहाँ आपको लेके जाएगी। मेरा नहीं ख्याल को जो सेनेट एलिमेंट है वही समझा रहे हैं कि आप थोड़ा गो स्लो करें, मामला ठीक करें, वरना आपके लिए मुसाहिब होंगे। जी लगारे साहब, दो चीज़ें, एक अगेन वही कि बजट पहले पेश करने का मकसद आपको क्या लग रहा है, और जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जी SIFC की मीटिंग पर दूसरी जानिब से भी जो हम रवैया देख रहे हैं, तो दोनों ही साइड से हम एक तसादुम की सूरत हाल, यानी दोनों ही साइड से सिचुएशन को काम डाउन या कूल डाउन करने की कोशिश नहीं की जा रही। देखें, असल बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल तकादा इस बात का कर रही है कि आप सियासी तौर पर आपस में हम मांगे पैदा करें। ये सियासी शख्सी मफाद का मामला नहीं है, ये मामला है कि मुल्क अब कैसे आगे चलेगा। और अगर एक यूनिट अपने आप को वफाक से अलग बनाकर पेश कर रहा है, अगर वो वफाक की इकाई के तौर पर नहीं बल्कि कोई एक अलग यूनिट के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है और हमें इसको संजीदगी से लेना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है वफाक से अलग उठकर सोचना, और वफाक के बजट से पहले अपना बजट पेश करना जो है, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये जो SIFC का मामला है, ये बहुत सी चीज़ें वैसे भी हमें समझ में नहीं आ रही हैं। इसके बावजूद कि SIFC की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई हैं और ईरान और सऊदी अरब और UAE की शख्सियात के दौरे भी हुए हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है गुज़श्ता 50 साल की तारीख़ में पहली मरतबा बहुत ही कम चला गया है, और वो तमाम 50 साल के मुकाबले में कम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आई है। तो हम क्या समझें, हम बड़े खुश थे कि हमें बताया जा रहा था कि जनाब 100 अरब 200 अरब हमारे पास आ रहे हैं, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। कोई हमने उसकी झलकियाँ भी दिखाई दी, हमें बताया गया कि सऊदी अरब ये कर रहा है। भाई अमली तौर पर MOU से अब आगे बात बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपने MOUs तो कर लिए हैं, और इस तरह से दर्जनों 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने दुनिया भर से किए हैं, लेकिन उनके नताइज क्या निकले, बिलाखिर उसका क्या आपको आउटपुट क्या मिला उसके, ये भी ज़रूर देखना है। लेकिन मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूँ कि वफाक से हट कर इनफरादी तौर पर फैसला किया जाए। पाकिस्तान के तमाम यूनिटों को, तमाम सूबों को एक पेज पर रहना चाहिए, और पाकिस्तान बहरहाल एक फेडरेशन है, और इस फेडरेशन में किसी को भी अपना अलग रास्ता अख्तियार करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह के फैसले करें। चलें अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी राय लेंगे। लेकिन ब्रेक पर जमील असलम साहब का ये बयान इसी हवाले से, वो ये कह रहे हैं किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। विफाक चूँकि बिजी था, मसरूफ़ था IMF के साथ मामला तय करने में, लेकिन उन्होंने बजट तारीख अभी तक वो दे नहीं सके, ये उनकी जानिब से कहा गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से विफाक से पहले ही 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया है, और इस सारी सिचुएशन में जहां पर हम देख रहे हैं तनकीद का सामना है, वहां से जवाब भी आ रहा है, और साथ ही साथ SIFC की मीटिंग का एक मामला है जिस पे भी कहा यह जा रहा है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनको इन्वाइट नहीं किया जा रहा। तो ये दो रवैये हमारे सामने मौजूद हैं, और इसमें सारी सिचुएशन को किस तरह से हमारे एनालिस्ट देख रहे हैं। शाम साहब लकारी साहब का टेक आ चुका, मैं अली की जानिब बढ़ूंगी। अली, आप किस तरह से देखें? देखिए, बात यह है कि उसूलन तो शायद जिस तरह पिछले दो पैनलिस्ट ने फरमाया कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जबकि हो रहा है तो मेरे ख्याल में इट्स नो बिग डील। उसकी वजह यह है कि नंबर एक तो ये कि जिस तरह से ऑपोजिशन शैडो बजट मेरे ख्याल में पेश करती होती है, तो इसको वो समझ लेना चाहिए कि आइडियली इस तरह से इनको मिलने चाहिए थे पैसे जिसमें ये इस तरह से परफॉर्म करते। अच्छा, जैसे कि अब होगा कि फेडरल गवर्नमेंट जब बाद में इशू करेगी कि जी हम तो इस सूबे को इतने पैसे दे सकते हैं और IMF की ये कदगने हैं और ये नए टैक्स लगने जा रहे हैं, तो वो इसको करेक्ट कर लेंगे बाद में। क्योंकि बात ये है कि इस मुल्क में बजट तो बहुत अरसा पहले एक जोक बन चुका है। मतलब आखिरी बजट जो इसहाक डार साहब पेश करके गए थे, आपको याद होगा कि तमाम सीरियस इकोनॉमिस्ट्स ने उसके ऊपर बात करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये कुछ कागज़ के पलंदे हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है, ये बजट नहीं है।
बिल्कुल। ये भी अगर कुछ ऐसा पेश कर रही है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ जाहिर है इन्होंने बार बार एक चीज़ वो वाज़े करनी है कि जी वफाक ने हमारे 1500 अरब रुपए देने हैं, और वो इसलिए वाज़े करनी है क्योंकि वो जाहिर है कि फौरी तौर पे इनको मिल भी नहीं सकते, और वो इन्होंने खुद भी लिखा है कि हमें पता है कि ये फौरी तौर पे नहीं मिल सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें किस्तों में दे दें। बुनियादी बात ये है कि जिस मुल्क में बार बार ये बात होती है कि जी 18वीं तरमीम को रोल बैक कर देना चाहिए, जी NFC अवार्ड को यूं कर देना चाहिए, वहाँ पे अवाम तक ये बात भी पहुँचनी चाहिए कि वफाक और सूबों के दरमियान जो कशीदगी है उसका बाइस क्या है, क्या होता रहा है माजी में, आगे क्या होना जा रहा है। अगेन असूलन शायद ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अवाम को शायद इससे एजुकेशन ही मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। हमाद, जो हम महाजराई देख रहे हैं उसी का नतीजा भी आज ये देख रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि जी इसमें कोई जब कदगन नहीं है तो हम बजट पेश कर सकते हैं, लेकिन एक ये नई रवायत है। कहा यह जाता है कि वफाक तमाम सूबों को साथ लेकर चलता है, लेकिन यहाँ पर एक सूबा अलग थलग अपने इक़दाम कर रहा है, लेकिन उसकी भी हम रीज़न जानते हैं जो एक महाजराई पिछले कुछ अरसे से चल रही है। ये मामला किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, अभी क्या आपको दिखाई दे रहा है? हर कोई अपनी ज़ाती सियासत करता दिखाई दे रहा है मुझे। एक तरफ हम KP पे बहुत बहस करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके बयानात भी ऐसे आते हैं कि वो हमें मौका देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उनको मीटिंग्स में बुलाएंगे ही नहीं और मीटिंग पे ना बुलाने पे तारर साहब की तरफ से बयान दिलाएंगे कि वो संजीदा नहीं है, तो ये बयान भी कोई शायद लोग संजीदगी से ना लें, क्योंकि उन सब ने देखा है कि तारर साहब, अता तारर साहब ईरान में कितनी संजीदगी से फिल्म मेकिंग कर रहे थे। शायद वो मेरे ख्याल में बखूबी जानते हैं कि PMLN फिल्म मेकिंग को बहुत अपनी सियासत के करीब सब रखती है, तो शायद वो ज़्यादा संजीदा इंसान हैं, वो ज़्यादा संजीदा बात कर सकते हैं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। जो एक आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर है, आपको उसको बुलाना चाहिए, और अगर वो आगे कोई ऐसी बात करेगा तो मजीद एक्सपोज होगा, पहले भी होते रहे हैं, तो आपको इस किस्म के इकदाम नहीं करने चाहिए। जहाँ तक अगर कानूनी बात की जाए, जी आप अपना पार्ट तो प्ले करें। जहाँ तक कानूनी बात है तो आर्टिकल 80 में फेडरल गवर्नमेंट करती है और आर्टिकल 120 में सूबाई गवर्नमेंट बजट पेश करती है। आप इसको पढ़िए और रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़िए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के, तो इसमें कोई कदगन नहीं है कानूनी, कि कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी नहीं दिया गया कि किसके तहत पहले कौन आएगा, उसके बाद दूसरी बारी किसकी है और तीसरी बारी किसकी है। इसको जैसे लगारी साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया कि सियासी तौर पर तो ये गैर मुनासिब हो सकता है और ये रिवायात के भी मुतसादिम हो सकता है, लेकिन कानूनी कोई इसके अंदर कदगन नहीं है। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क में कोई पैसे नहीं आ रहे, कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई मईशत पे कोई बात नहीं की जा रही, तो मेरे ख्याल से वो भी इसी से जुड़ा हुआ एक लिंक है। उसके बारे में भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में पिछले बहुत अरसे से हर गुजरता दिन आने वाले दिन से ज़्यादा सख्त होता है, हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे अगर आप रिसेंटली देखिए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू करें तो हालात मजीद नीचे की तरफ ही जाते रहे हैं। पहले भी नीचे ही जा रहे थे, ऊपर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें बेहतरी क्या, रुकावट भी आती दिखाई नहीं दे रही। वो कोई हमें पॉज भी नहीं, ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल रहा। पहले कहा जाता था कि जी PTI ने हालात ख़राब कर दिए, PDM आएगी तो बेहतर कर देगी। कितने बेहतर हुए हम सब ने देखे। उसके बाद कहा जाता है कि जी टेक्नोक्रेट्स को शायद बेहतर कर सकते हैं। हमने केयर टेकर गवर्नमेंट को भी देख लिया है, उनको काफ़ी टाइम भी देके देख लिया। उसके बाद कहा गया कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, कोई कारोबार चलेगा। लेकिन वो भी जिस तरीके से, जी बिल्कुल, उसके अंदर भी देखा कि किस तरीके से अनाउंस करवाए गए और उसके बाद भी एक अनसर्टिनिटी रही। हमारा कारोबारी तबका जो है वो अपने अच्छे वक्त की उम्मीद किसी ना किसी आने वाले वक्त से लगा के रखता है। लेकिन नमाज सॉरी, एक बात तो गंडापुर के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं जो फिर बात करनी चाहिए। हम ना देखें, एक ही मीटिंग हुई थी जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था, उस मीटिंग में आए थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी और बड़ा अच्छा बयान भी दिया था। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर गए थे पेशावर, तो वो गंडापुर कहते मैं मौजूद ही नहीं था, मैं होता तो मैं उनको जरूर रिसीव करता। तो मेरा ख्याल है ये तो देखना चाहिए कि मीटिंग में आने के बाद अगर कुछ गड़बड़ करें फिर तो आप सवाल उठाएं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगा। अभी हम ये बात जी हमाद जी, मैं इसके बाद कुछ और कहना चाह रहा था। अभी भी कारोबारी तबका जो है बजट के साथ अपने अच्छे हालात को मशरूत करके बैठा हुआ है। ऐसे में अगर वो पहले बजट दे रहे हैं तो मेरा भी यही ख्याल है कि उसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरा, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इन्होंने एजिटेशन का भी एक ऐलान कर दिया है। एजिटेशन की भी एक कॉस्ट होती है, उस पर भी पैसे लगते हैं। तंजीमों को, तहरीकों को चलाने में कोई ना कोई फंड रेजर चाहिए होता है और सियासी जमातों का कोई और जरिया माश तो होता नहीं है। मैं इस पर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर उनका कोई डोनर होगा, उसके पास पैसे होंगे तो वो आगे आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है,
चलें जी, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। और जिस तरह से सारी सिचुएशन अभी हम इसी पे बात करें कि जो एक सियासी अदम इस्तेकाम की सिचुएशन बनी हुई है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए जो हम पे कहे वो यही है कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि रात के अंधेरे में जब तमाम सरकारी इदारे बंद होते हैं तब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया और दफ्तर सील कर दिया। अब CDA का कहना है कि ऑपरेशन तजावुज़ात के खिलाफ किया गया है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दफ्तर को सील करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। इंतखाबात से पहले हमारा इंतखाबी निशान छीना गया और अब दफ्तर छीनने जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में किसी का घर या दफ्तर गिरा देना ये बिल्कुल नामुनासिब है। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा कि PTI के दफ्तर पर कानून के तहत कार्रवाई की गई। सिर्फ वही नहीं बल्कि तारिक फजल चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो CDA का ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है। अभी हमने कार्रवाइयाँ तेज़ करवा दी हैं, इंक्रोचमेंट एक्शन लिए जा रहा है, इसी सिलसिले में ये कार्रवाई अमल में आई है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अली मोहम्मद खान साहब, उनका ये बयान कि सियासत की गुंजाइश ख़त्म की जा रही है, क्या ये रवैया ठीक है? क्या हमारे पैनलिस्ट को किस तरह से देखते हैं? और क्या ऐसे इक़दामात करने के बाद मुज़ाकरात की हम ये एक्सपेक्टेशंस लगाएं कि मुज़ाकरात होंगे दोनों पार्टीज़ में, जब हम देख रहे हैं कि हिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही है? हमाद, मैं पहले तो कानूनी नुक्ता नज़र जाना चाहूँगी CDA ऑर्डिनेंस से मुतालिक। क्या ये ऐन मुताबिक थी ये कार्रवाई? अगर आपने सारी सिचुएशन देखी हो और आप तक जो सारी इतलात पहुँची इस ऑपरेशन या इस एक्शन से रिलेटेड। मैं इस ऑपरेशन के ऊपर स्पेसिफिकली आने से पहले एक और इंतज़ामी पहलू के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। हम हर वक्त देखते हैं कि कोई ना कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, मैं उसको भी थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली होता यह है कि अगर कोई शख्स कोई टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट लगाना चाहता है तो CDA के बायलॉज उसको इजाज़त देते हैं कि वो इजाज़त तलब करे, NOC तलब करे, परमिशन ले, लाइसेंस ले और उसके बाद वहाँ पर अपनी इंस्टॉलमेंट करे। और ख़ासतौर पे अगर वो वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है उस सूरत में भी उसको फ़ी अदा करनी पड़ती है। ये फ़ीस आप समझिए कि ये सालाना बेसिस पे ली जाती है और एडवांस में ली जाती है उस जो बंदा अप्लाई कर रहा होता है। अब होता यह है कि उसको लाइसेंस दे दिए जाते हैं, उसके बाद अफसर साहब बदल जाते हैं या उनका जहन बदल जाता है या मिजाज बदल जाता है, तो वो एक सुबह उठते हैं और वो पूरे इस्लामाबाद में, पूरे बाकी शहरों में भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन पे हर चीज़ को गिरा देते हैं। यहाँ पर कोई तफरीक नहीं की जाती कि वो शख्स जो लाइसेंस लेके बैठा है, जो आपको एडवांस में फीस दे के बैठा है, जो अब आपके उस लाइसेंस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसको भी गिरा दिया जाता है। शायद मंतक ये होती है कि अवाम को सरकारी दफ्तरों में लाया जाए, अफसरों के आगे लाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि किस बाबू ने यहाँ पर चार्ज लिया है। अब अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊँ आपके ऑर्डिनेंस के सवाल के ऊपर, तो ऑर्डिनेंस तो कहता है कि आप कोई भी गैर कानूनी तजावजात नहीं कर सकते और अगर CDA के इल्म में आती है कि कोई ऐसी तजावजात हुई हैं तो वो फौरन शो कॉज नोटिस देगा। उस शो कॉज नोटिस में जिसको दिया गया है वो आएगा, आने का पाबंद है और आके बताएगा कि क्यों ना उसकी तजावजात को गिराया जाए। और अगर वो नहीं आता या आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो आप फौरन उसको गिरा देंगे और साथ ही आप उसको बिल भी करेंगे जो आपको उसका खर्चा आया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इंतजामिया से, CDA से, एडमिनिस्ट्रेशन से और जो वज़रा इसके हक में है कि ये 4 साल किस चीज का इंतजामिया इंतजार करती रही है जी? पहले क्यों नहीं इसको गिराया गया? क्या इन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया है? अगर नहीं किया तो फिर 4 साल का वक्त क्यों दे दिया गया? क्या आवाम को भी 4 साल का वक्त दिया जाता है? उधर तो नोटिस भी नहीं दिया जाता और वक्त इंतजार करना तो दूर की बात। दूसरी तरफ PTI की तरफ भी ये चीज आती है, उनको भी साबित करना चाहिए कि उनका जायज तरीके से वहां पर तजावजात जो भी की गई थी वो कानूनी थी और उनको कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे बनीगाला को रेगुलराइज हुआ था, इसको भी कानूनी आशीर्वाद ले लेते। और अगर नहीं लेंगे तो मुल्क में कैसे कानून की बालादस्ती पे बात करेंगे? एहतशाम साहब, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब आकर कह रहे हैं कि अब तमाम फरीकों को बैठ देना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, ख़त्म करने चाहिए इन मामलात को ताकि हम आगे बढ़ें। दूसरी जानिब कल भी हम देख रहे थे 2-3 चीज़ें, जब रऊफ़ हसन साहब पर हमला हुआ, बानी PTI बरहम है, गुस्से में है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया गया 2 चीज़ों पे कि जी असीरान की रिहाई हो, मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। अब तो फिर इसका मतलब मज़ीद बरहम होंगे जब पता चला होगा कि जी दफ्तर पे भी हमला हो गया। तो एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है मुज़ाकरात के लिए, हम देख रहे हैं कि वो नहीं बन रहा। अब कैसे चीज़ें बढ़ेंगी आगे? देखिए, PTI के दफ्तर पे जो रात 11 साढ़े 11 बजे हुआ, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पे गए, जितनी जल्दी के साथ ये किया गया वो ज़ाहिर है ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ठीक तरीका कार था।
अब देखें अपने नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं आमना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2018 से लेके 2022 तक जो है ना वो इनको 4 से ज़्यादा नोटिस हमने भेजे हैं, ये उनका क्लेम है। और ये कहते हैं इनको कहा गया कि रेगुलराइज करवाएं, इन्होंने नहीं किया। और वो पीटीआई कहती है कि जी 2021 में हमने ये जगह ली थी, सरताज अली नामी से प्लॉट लिया था, उसको बाकायदा ट्रांसफ़र कराया गया पीटीआई के उसके नाम पे, और फिर ये रजिस्टर हुआ जाके उधर सीडीए में। लिहाजा ये ऐसी कोई चीज़ नहीं। जहाँ तक सवाल है इंक्रोचमेंट का, और वो तो ले रहे हैं जिसको कहना चाहिए आर्ट सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है पूरे पाकिस्तान में जनाब के तजावज़ात होगी, नस्ला टावर तोड़ा कराची में, तो इस तरह इनको भी तोड़ा जाए। लेकिन मैथड टू द मैडनेस तो यही कहता है ना कि ये अब जो आधारों के दरमियान तनाव है इसको जंग में नहीं बदलना चाहिए, हालात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने देखे बहुत से हवालों से पीपल्स पार्टी से आप लाख इख्तलाफ करें, देखिए उनके क्रेडेंशियल बाज़ हवालों से बड़े स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए बीबी को देख लें, मरूमा को, उनकी 1977 से लेकर 2007 तक 30 साल की उनकी स्ट्रगल है। कितनी उन्होंने जनाब कैद तन्हाई काटी, उसके बाद जनाब उसके बाद मुल्क से बाहर वो गई, फिर कैद में रही हैं। फिर मुझे याद है सक्खर जेल में उन्होंने कोई तकरीबन कहा जाता है कि 7 से 8 महीने जो है ना वो कैद तन्हाई काटी, जब उनकी कान में बड़ी तकलीफ़ हो गई थी। और फिर ज़ियाउल हक को किसी ने, डॉक्टर ने बताया कि ये ऐसी तकलीफ़ है कि इसके बाद इनकी डेथ भी हो सकती है, तो उन्होंने वहाँ से निकाला। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि बीबी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने फिर किताब लिखी, देखे ना, रिकन्सिलेशन के नाम से, मफाहमत के नाम से। बीबी कहती है कि जनाब ये लड़ाई झगड़े जो है ना, जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए दुनिया में 2 लोगों को लिविंग पॉलिटिकल हिस्ट्री में, नेल्सन मंडेला को और बीबी का नाम बड़ा लिया जाता है कि इन्होंने बदला किसी से नहीं लिया, और यह कि हालात को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये आमना कि सारे छोटे छोटे अपनी अना के गुलाम हो गए। हमारे जितने अदारे देख लें, उनको देख लें, सियासी जमातें देख लें, हमारे लीडर देख लें, कोई भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वरना एक कोई इशू नहीं है कि जब आप बैठें और बैठ के कोई मसले का सलूशन ना हासिल कर सकें। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में काम ज़्यादा तपता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारा मीडिया भी माशाल्लाह आपने देख लें 80% टाइम इसी पे लगता है, और वो जो चीज़ें नहीं भी होती तो हम करवा के छोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है देखिए वो बार बार बात आती है कि शाह अहमद नूरानी नहीं रहे, अपने नवाबजादा नसरुल्लाह खान नहीं रहे, जमात इस्लामी के वो कहते हैं काजी हुसैन अहमद, ये बड़े लोग थे, ये बैठ के सुलह सफाई करवाते थे। अब इस तरह की टॉवरी पर्सनैलिटी नहीं है, कि सियासी हालात खराब से खराब हो रहे हैं। जल्दी पर तेल डालने का काम कर रहे हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो हमारे दिन की राय ले लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। लगारी साहब, आपकी जानिब आते हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जब मुज़ाकरात का माहौल बनाने की बातें हो रही हैं, उसमें ये इकदाम के मरकज़ी दफ्तर गिरा देना, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और आप समझते हैं वाकई सियासत की गुंजाइश अब ख़त्म हो रही है? अली मोहम्मद खान साहब ने जैसे कहा। एक तो ये कि इंतहाई नामुनासिब, बहुत अफसोसनाक, किसी भी सियासी जमात के जो आपकी लीगल कानूनी दायरे में बनी हुई सियासी जमात है, जो आपके पास रजिस्टर्ड है, वो उसका एड्रेस भी आपके पास मौजूद है, आज से नहीं है 4 साल से मौजूद है। आप किसी चीज़ पर एतराज़ कभी नहीं रहा, दफ्तर पर तो कभी भी नहीं रहा था, और फिर आप अचानक आते हैं और उसको बिल्डोज कर देते हैं। माय गॉड, ये सियासत हम आहंगी पैदा करने की कोशिश है, ये जो है दोस्ताना माहौल पैदा करने की कोशिश है, ये मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश है। ऐसी साजगार माहौल बनाने की कोशिशें हमने कभी नहीं देखी जिस तरह से ये नून लीग की हुकूमत ने किया है, और जिस तरह से ये उसका दिफा कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। पीटीआई से आपके लाख इख्तलाफात सही, लेकिन उसके दफ्तर पर हमला, एक तो आपका ऐसा होता है कि जैसे किसी के तकद्दुस पर आप क्वेश्चन करें और उसके तकद्दुस पर हमला कर दें, ये इस तरह की बात है, ये अफसोसनाक है और इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अगर सियासी माहौल पहले ही बहुत ज़्यादा गुंजला, और इसके बाद मैं एक अहम बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने उसके बाद जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐसा बयान है जिसे हर लिहाज से काबिल तहसीन समझना चाहिए, और वाकई काबिल तहसीन बयान है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम इंतकाम पर बिलीव नहीं करते, और हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई हो, नहीं की जाएगी। हाँ, नहीं की जाएगी। अपनी तरफ से वो सीज फायर चाह रहे हैं, वो कि हम कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। और ये नहीं है कि उनने प्रेशर में आकर कहा, बड़ा प्रेशर तो उनके पास वैसे ही मौजूद है, उनके पास उनकी पार्टी के लीडर जेलों में हैं, उनका अपना लीडर जेल में है। उसके इस प्रेशर में भी होते हुए वो अगर ये कह रहे हैं कि हमें सीज फायर की तरफ जाना चाहिए, तो हुकूमत को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। और हुकूमत ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और उनके दफ्तर पर जगह तय कर दिया। पहले निशान लिया गया था
खैर उसके लिए जो भी किया गया अदालतों के जिम्मे है, वो अदालतें जाने और अदालतों का काम जाने, जिस तरह से उन्होंने किया है वो का बयान जो है ना, जी जी, उमर अयूब लगारी साहब कहते हैं इंतफादा होगा, वो तो अब लड़ाई करने के मूड में। हाँ, उमर अयूब ने अलग बात की है, लेकिन बैरिस्टर गौहर का मैंने स्टेटमेंट देखा है, वो तो बहुत ही मुझे वाकई बहुत दिल खुश हुआ है उस स्टेटमेंट को देखकर कि जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि जनाब सीज फायर होना चाहिए, और ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक सीज फायर की ज़रूरत है ताकि मुल्क आगे बढ़े, किसी भी तरीके से मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत है। ठीक, अली क्या कैसे ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएगी फिर बातचीत मुमकिन होगी ऐसे हालात में, ऐसे एटमॉस्फेयर में? देखिए, लाहौर में ना डेविस रोड के ऊपर एक मुस्लिम लीग हाउस है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में अलिफ से लेके बड़ी ए तक सारी मुस्लिम लीगें रह चुकी हैं। सो जिसकी भी हुकूमत होती थी वो उस पर कब्ज़ा कर लेता था। सो मुशर्रफ दौर में ज़ाहिर है काफ लीग का कब्ज़ा हो गया उसके ऊपर, और फिर जब नून लीग की क़यादत वापस आई तो ये वापस भी आ गए, इनकी ये पावर में भी आ गए। सो 2000 मेरे ख्याल में 18-19 तक तो 20 तक मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा छुड़वाया ही नहीं, काफ लीग के पास ही था वो। आज उसकी क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ लीग किधर रह गई। मुस्लिम लीग नून जो है वो पावर में आ गई 2000 वैसे तो 13 में ही आ गई पंजाब की हद तक, लेकिन 17 में तो शायद फेडरल में भी फेडरल में भी वापस आ गई, 2008 में पंजाब में आ गई, 13 में फेडरल में आ गई, लेकिन उन्होंने उसका कब्जा वापस नहीं लिया। अब चाहे जो भी उसकी सिचुएशन हो, बुनियादी बात ये है, ये 2008 और 13 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। जी जी। आज 2024 में किसी को दफ्तर नहीं चाहिए, सारे काम व्हाट्सएप पे हो जाते हैं। सो दफ्तर किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जितनी पॉलिटिकल माइलेज इस दफ्तर के टूटने से पीटीआई को मिल गई है, ये बुनियादी मसला ये है कि हमारी जो हुक्मरान है ना और हमारी मुक्तदरा, एक और चीज वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन का डेलीगेशन भी उस वक्त में मौजूद था वहाँ पर। यूनाइटेड नेशन का डेलीगेशन जिस वक्त ये डिमोलिश किया गया, ये ऑपरेशन हुआ, उस वक्त में वहाँ पे था। तो वाकई आप कह रहे हैं हुक्मरानों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने पीटीआई को एक और दफा हीरो बनाने में बड़ा कामयाबी से अपना किरदार अदा किया है। तो ये मतलब अपने इनके होते हुए इनको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि सारी सिचुएशन जो अभी बनी हुई है इसमें ऑब्वियसली फिर एक हमदर्दी वाली एक सपोर्ट पीटीआई के हक में ही जाएगी, वो जो हमें दिखाई दे रही है। सारी सिचुएशन बनी हुई है इसमें ऑब्वियसली हम यही सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात वाला एक माहौल बनाया जाए जिसमें दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मफ़ाहमत की जाए और उसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। और ये सारी सिचुएशन जब ऐसे क्रिएट की जाएगी जिसमें हम हिद्दत देखेंगे माहौल में, उससे बातचीत का कभी भी माहौल नहीं बन सकेगा। हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय आ चुकी है, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं सबका चाहूँगी कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।